हेलो स्टूडेंट्स, देखते हैं ये क्वेश्चन को। एक सोलेनॉइड है, ठीक है, जिसका नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है n, लेंथ है l और रेडियस ना देखिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मैंने दे दिया है a। ओके, और इससे करंट पास कर रहा है I। तो हमको बताना है एनर्जी स्टोर्ड इन द सोलेनॉइड। तो लास्ट क्लास में मैंने ये डिस्कस किया था कि सोलेनॉइड क्या है, एक इंडक्टर है, ठीक है, और हर इंडक्टर का, ये एल को कर लो हम लोग, लेंथ को स्मॉल एल, ठीक है ना। हर इंडक्टर का एक सेल्फ इंडक्टेंस होता है। क्या होता है सेल्फ इंडक्टेंस? एल। ठीक, जो भी कॉइल हमारे नियर बाई रीजन में एग्जिस्ट करता है, जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सकता है, और वो अगर कॉइल है, मतलब एक लूप है ना, तो वो एक इंडक्टर, ठीक है, उसका एक सेल्फ इंडक्टेंस होगा। ठीक, तो इसका मान लो सेल्फ इंडक्टेंस अगर L होता और इससे अगर करंट I पास कर रहा होता, तो कल हम लोगों ने जाना कि इसमें एनर्जी स्टोर्ड होगा हाफ L I स्क्वायर, ठीक है। और ये एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर्ड होगा? मैग्नेटिक एनर्जी। ठीक, अब इस सोलेनॉइड के लिए हम लोग L का एक्सप्रेशन निकाल रखे हैं। क्या निकाल के रखे हैं L का एक्सप्रेशन? L बराबर रहेगा म्यू नॉट n स्क्वायर, ठीक है, a इंटू एल। ये था हमारा पिछले क्लास में हम लोगों ने ड्राइव किया था L का एक्सप्रेशन, L फॉर इंडक्टेंस का। तो हेंस पोटेंशियल एनर्जी U बराबर कितना आ जाएगा? 1/2 म्यू नॉट n स्क्वायर a l I स्क्वायर, ठीक है। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन द सोलेनॉइड। अब आपको मैं एक चीज दिखाना चाहता हूं, ठीक है, ध्यान देना। मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर रहा हूं, ठीक है, और a इंटू एल, ये एक्सप्रेशन को मैंने थोड़ा सा रीअरेंज किया, सेम एक्सप्रेशन लिखा है। अब मैं क्या कर रहा हूं, हल्का सा मॉडिफिकेशन। ये म्यू नॉट है, तो एक और म्यू नॉट ऊपर में इंटू कर देते हैं, तो ये स्क्वायर हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू म्यू नॉट स्क्वायर। तो एक इंटू किया तो एक हमको डिवाइड करना पड़ेगा, म्यू नॉट हो गया, डिवाइड कर दे, एक ऊपर मल्टीप्लाई कर दे, एक नीचे डिवाइड कर दे। तो ये एक्सप्रेशन देखो, ये एक्सप्रेशन क्या है? म्यू नॉट एन आई का होल स्क्वायर। और इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? तो हम लोग जानते हैं, अगर कोई एक सोलेनॉइड है जिससे करंट अगर आई है ना, और इसके अंदर का रीजन अगर वैक्यूम है, ठीक है, और इसका नंबर ऑफ टर्न्स n है, तो अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा उसका मैग्नीट्यूड होगा म्यू नॉट इंटू आई। तो हम इस एक्सप्रेशन को क्या लिख सकते हैं? हम इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं हाफ, इसको क्या लिखा जा सकता है? बी स्क्वायर, ये अपॉन म्यू नॉट इंटू ए एल। ए एल क्या है? ए एल है, ए है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस लूप, एल इज द लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। मतलब कि ए एल इज द टोटल वॉल्यूम इनसाइड द सोलेनॉइड, टोटल वॉल्यूम इनसाइड द सोलेनॉइड। और हम ये बात जानते हैं, ठीक है ना, कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड ही एग्जिस्ट करता है और वो यूनिफॉर्म होता है। मतलब कि हम ये भी बोल सकते हैं कि एयर इज दैट वॉल्यूम, है ना, इन विच मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट। बी जो एक्सप्रेशन में लिखे हैं वो एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम इसको लिख देते हैं वॉल्यूम। तो क्या आ जाएगा? 1/2 बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट इंटू वॉल्यूम। और वॉल्यूम को इधर ले आते हैं, तो मेरा एक्सप्रेशन हो जाएगा U/V बराबर हाफ बी स्क्वायर म्यू नॉट। और इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। डिफरेंशियल फॉर्म में भी लिखा जा सकता है du/dv, मतलब एनर्जी स्टोर्ड, मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज व्हाट? बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट। तो ये एक्सप्रेशन इस बात को जस्टिफाई कर रहा है कि अगर किसी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, अगर किसी रीजन में, या इनफैक्ट अगर किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है बी, तो इस पॉइंट पे एनर्जी भी एग्जिस्ट कर रहा होगा, और वो एनर्जी का जो डेंसिटी होगा, एनर्जी डेंसिटी जिसको हम लोग बोलेंगे, वो होगा बी स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो ध्यान देना, ये एक्सप्रेशन है एनर्जी डेंसिटी का। अब अगर आपको टोटल एनर्जी फॉर द गिवन वॉल्यूम निकालना होगा, तो हम लोग इस एक्सप्रेशन को लिखेंगे du बराबर बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट इंटू डीवी, डीवी भी फॉर वॉल्यूम।
और इसको इंटीग्रेट कर देंगे। अगर पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा तो सिर्फ डीवी का इंटीग्रेशन हो जाएगा। डीवी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वी, जैसे इस केस में आया मेरा, ठीक है। इस पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो 1/2 बी स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट, और वी का डीवी का इंटीग्रेशन वी के फॉर्म में रखा हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म होगा तो हमको रिलेशन स्टैब्लिश करना पड़ेगा बी और वॉल्यूम में, और उसको पूरे रीजन के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा, पूरे लिमिट के लिए। लेकिन ये जो एक्सप्रेशन है वो एनर्जी डेंसिटी है। और अगर आप चीजों को ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो ऐसा एक एक्सप्रेशन हम लोग पहले भी एनर्जी डेंसिटी के नाम पे डाल चुके हैं। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे थे, जब हम इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ रहे थे, जब हम कैपेसिटर्स पढ़ रहे थे, तो हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि अगर किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड ई एग्जिस्ट करता है तो उस रीजन में एनर्जी डेंसिटी du बाई dv जो होगा वो होगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। बी का जगह लेगा ई और 1/μ0 का जगह लेगा एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये था इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी। ये हो गया मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। दोनों एक्सप्रेशन जो है ना वो ऑलमोस्ट सेम है, तो इस चीज को याद रखिएगा। कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड बी है तो ये होल्ड करेगा ट्रू एवरी केसेस। अब ये क्वेश्चन देखो, एक टोरॉइड दिया हुआ है, ठीक है ना, जिसमें दिया है कि टोरॉइड का जो एवरेज रेडियस है वो r है और जो सर्कुलर टर्न है ना उसका रेडियस है b, ठीक है, जो सर्कुलर टर्न दिख रहा है, ठीक है, और r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन b, ठीक है। तो हम लोग को सिग्निफिकेंस है इस सर्कुलर टर्न के भी एरिया का और हमको सिग्निफिकेंट है इसका भी r का। तो हम लोग क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ टोरॉइड। इस टोरॉइड के लिए सेल्फ इंडक्टेंस का वैल्यू निकालना है, मतलब L का वैल्यू निकालना है। तो L का वैल्यू निकालने का तरीका बड़ा आसान है। कैसे निकालेंगे हम लोग L के वैल्यू का, है ना, सेल्फ इंडक्टेंस का वैल्यू, ठीक है। तो ध्यान देना, इसमें तरीका क्या होना चाहिए ना कि इसमें हम लोग एक करंट अज्यूम कर लेंगे I, ओके, और इस करंट के चलते टोरॉइड के अंदर में मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो ये जो है I ऐसा है, ठीक है, ये वाला इधर, ये वाला इधर, ये वाला इधर, ये वाला इधर, तो ये कुछ इस तरह आ रहा है, इस तरह आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा, टेंजेंशियल। हर पोजीशन पे तो टेंजेंशियल ही होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम इसके खुद के मैग्नेटिक फील्ड के चलते इसके खुद के कॉइल से फ्लक्स निकालेंगे। तो सबसे पहले इसके खुद के मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा, इस करंट के चलते मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा, B बराबर होगा म्यू नॉट L बाई 2πr। याद होगा ये एक्सप्रेशन टोरॉइड का I, ठीक है, म्यू नॉट L बाई 2πr सर्कमफ्रेंस इनटू I। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। अब इस मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में ये सारे के सारे जो टोरॉइड के कॉइल हैं वो लाई कर रहे हैं। तो टोरॉइड के एक टर्न से फ्लक्स, ठीक है, थ्रू 1 टर्न कितना होगा। तो ध्यान देना, इस टर्न से ये मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है ना, मतलब एरिया वेक्टर से 0 एंगल बना रहा है। तो सिंपली फ्लक्स लिखोगे B इंटू एरिया। एरिया कितना है, तो ये टर्न का एरिया होगा पाई बी स्क्वायर, तो म्यू नॉट L बाई 2πr इंटू आई इंटू पाई बी स्क्वायर। ये हो गया इस सर्कुलर टर्म से फ्लक्स। लेकिन हमको तो पूरे टोरॉइड से टोटल फ्लक्स निकालना है, तो पूरे टोरॉइड में इस तरह के कितने नंबर ऑफ टर्न्स है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है n, तो इसको इंटू कर दो n से, तो ये हो गया फ्लक्स टोटल। फ्लक्स टोटल कितना है, म्यू नॉट n स्क्वायर, ठीक है, I, ओके, पाई बी स्क्वायर, या आई को थोड़ा इधर रख लो, एन स्क्वायर पाई बी स्क्वायर, या पाई बाई काट दो, आई हटा दो, बी स्क्वायर अपॉन 2r, ठीक है, इंटू आई। म्यू नॉट एन स्क्वायर बी स्क्वायर बाई 2r इंटू आई। ये हो गया फ्लक्स टोटल, ठीक है, इस टोरॉइड से। अब सेल्फ इंडक्टेंस का निकालने का मतलब ये होगा ना कि
किसी भी कॉइल से जो टोटल फ्लक्स पास हो रहा है ना, उसके खुद के करंट के चलते, उसके खुद के मैग्नेटिक फील्ड के चलते, उसी को हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस या फिर सिंपल सेल्फ इंडक्टेंस निकालने के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, टोटल फ्लक्स को इक्वेट कर देंगे L into I से, मतलब इक्वेट कर देंगे L into I से। टोटल फ्लक्स जो तुम निकाले हो उसको बस इक्वेट कर देना है Li से, ठीक है। तो I और I कैंसिल हो गया, तो L का वैल्यू कितना आ गया, L का वैल्यू आ गया म्यू नॉट N स्क्वायर B स्क्वायर अपॉन 2। मतलब ये ना कि हम अगर तुमसे बोले कि टोरॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस है L और इससे हम अगर करंट पास कर रहे हैं I, तो इससे टोटल फ्लक्स कितना होगा, सिंपल लैंग्वेज में Li, ठीक है। और बेसिक से गए तो इस टोरॉइड से ध्यान देना कितना फ्लक्स पास कर रहा है, तो म्यू नॉट N स्क्वायर B स्क्वायर I बाई 2 है। हम इन दोनों को इक्वेट किए, L का वैल्यू निकाल दिया। दिस इज द वैल्यू ऑफ L, दिस इज द वैल्यू ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस फॉर ए टोरॉइड। ओके, अब बात को समझना। अब हम निकालेंगे ना, ये चीज प्रूव करेंगे, इसका वैलिडिटी प्रूव करेंगे, बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट क्या टोरॉइड के केस के लिए वैलिड हो रहा है कि नहीं, ठीक है ना। तो हम निकालेंगे कि अगर इसका सेल्फ इंडक्टेंस L है और इससे करंट I है, तो इससे एनर्जी कितना होगा, हाफ Li स्क्वायर। L की जगह पे ये वैल्यू डाल दो, हाफ, ठीक, म्यू नॉट N स्क्वायर B स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 2R इंटू I स्क्वायर। ये हो गया टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन दिस टोरॉइड। हमको अब इस एक्सप्रेशन को इस एक्सप्रेशन में तब्दील करना है। तो ध्यान देना, सबसे पहले तो देखो B का वैल्यू क्या है, ये है। तो इस एक्सप्रेशन में B निकालने का कोशिश करो, कैसे निकलेगा। तो उसके लिए क्या करना है ना, ये एक्सप्रेशन लाने के लिए एक म्यू ऊपर इंटू कर दो, एक म्यू नीचे डिवाइड कर दो, तो ये हो गया म्यू नॉट स्क्वायर N स्क्वायर I स्क्वायर हो गया। अब नीचे में हम लोगों को क्या चाहिए, अगर हमको B स्क्वायर चाहिए ना, तो हमको चाहिए म्यू नॉट स्क्वायर N स्क्वायर I स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर R स्क्वायर, ठीक है। तो नीचे सिर्फ 2R है, तो तुम इंटू कर दो 2 पाई स्क्वायर R, इंटू कर दिए। इतना ही तुमको कहाँ इंटू करना पड़ेगा, ऊपर में 2 पाई स्क्वायर R कर दिया इंटू। तो अब देखो तो क्या आ गया, 1/2 म्यू नॉट स्क्वायर N स्क्वायर B स्क्वायर अपॉन 2R R 4R स्क्वायर और पाई स्क्वायर, तो 4 पाई स्क्वायर R स्क्वायर, ये बचा, ठीक है। इतना एक्सप्रेशन तुम्हारा जो आ गया, इसमें ये B स्क्वायर को हटा दो, इधर करो, I स्क्वायर को साथ ले लो, हाँ I स्क्वायर। अब बचा क्या, अब बचा B स्क्वायर इंटू 2 पाई स्क्वायर R बचा, ठीक। तो इस पूरे एक्सप्रेशन को डिवाइडेड बाय म्यू नॉट बचा। इस पूरे एक्सप्रेशन को हम लोग क्या लिखेंगे, म्यू नॉट बचा ये। तो इसको देखो, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 पाई R इंटू पाई B स्क्वायर लिख सकते हैं। I को इसके साथ क्लब कर दिए, तो ये एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, ये एक्सप्रेशन का मतलब 2 पाई R स्मॉल, हाँ, इंटू पाई B स्क्वायर का मतलब 2 पाई R हुआ इस पूरे टोरॉइड कॉइल का लेंथ, ठीक ठीक। 2 पाई R क्या हुआ, इस पूरे टोरॉइड कॉइल का लेंथ, और पाई B स्क्वायर हुआ इस लूप का एरिया। तो लेंथ इंटू एरिया क्या देगा, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम आएगा कुछ नहीं, 2 पाई R इंटू पाई B स्क्वायर। तो इस वैल्यू को डाल देंगे वॉल्यूम, तो मेरा एक्सप्रेशन हो जाएगा U बराबर हाफ B स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट इंटू वॉल्यूम, और U बाई V इज इक्वल टू हो गया 1/2 B स्क्वायर। ये ध्यान देना, ये U बाई V आया इसलिए क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड पूरे रीजन में यूनिफॉर्म है, तो इस केस में भी ये वैलिड हो रहा है। तो इस बात को हमेशा मान लेना, जिस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड होगा उस रीजन में मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम स्टोर होगा हाफ B स्क्वायर अपॉन म्यू। अब ये क्वेश्चन देखो, 2 सिलिंड्रिकल सेल है, इसको हम लोग बोलते हैं कोएक्सियल वायर।
या फिर कोएक्सियल केबल, ठीक है ना। एक केबल ये है और दूसरा केबल ये है, दोनों का एक्सिस जो है वो सेम, ठीक। छोटे वाले का रेडियस है एक्स, मतलब एक्सिस से सरफेस का दूरी a, और बड़े वाला का रेडियस है b, और उन दोनों के बीच में एक स्पेस है, ठीक। एक में करंट ऊपर जा रहा है, दूसरे में करंट नीचे जा रहा है, या फिर एक में करंट नीचे जाएगा, दूसरे में करंट ऊपर जाएगा, ठीक है। तो कोएक्सियल केबल जो है ना, वो जनरली हम लोगों के घर के इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस में यूज होता है, जिसमें एक से इनपुट आता है, एक से आउटपुट जाता है। जैसे लाउड स्पीकर वगैरह हो गया, या स्पीकर माइक वगैरह हो गया, ठीक है। तो माइक में इनपुट मिल रहा है करंट के फॉर्म में, प्लस हम लोग जो बोलते हैं ना वो माइक कैच करता है। तो माइक जो हम लोग बोल रहे हैं उसको कैच जब करता है ना, तो उसको भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल में ही डेवलप कर देता है। ये हम लोग सेमीकंडक्टर चैप्टर में जा रहे हैं। जो भी हम लोग बोल रहे हैं और जिसको माइक कैच कर रहा है ना, और कहीं भी इसको ट्रांसमिट कर रहा है, उसके लिए क्या करता है, साउंड एनर्जी को वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो वही आउटपुट हम लोग कहते हैं। जो हम लोग बोले वो माइक कैच किया, वो एक वायर से वो आउटपुट का करंट जा रहा है, एक वायर से इनपुट का करंट जा रहा है, ठीक है। तो ये कोएक्सियल वायर का सिस्टम है, ओके। बेसिकली हमको निकालना है कि इन दोनों के बीच में जो स्पेस है, ये वाला चारों तरफ से, है ना, उसमें कितना एनर्जी स्टोर्ड हो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम जानते हैं कि अगर ये करंट कैरिंग वायर है, तो इस स्पेस में जो दोनों कोएक्सियल वायर के बीच में, मतलब दोनों वायर के बीच में जो स्पेस है, उसमें डेफिनेटली क्या होगा, तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड। और अगर मैग्नेटिक फील्ड होगा तो du/dv होगा b²/2। अब हमको देखना है कि इस स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है या नहीं। यूनिफॉर्म होगा तो सीधे b²/2 μ0 इंटू v कर देंगे, और अगर नॉन यूनिफॉर्म होगा तो हम लोग du बराबर लिखेंगे b²/2 μ0 इंटू d। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं इसके एक्सिस से r डिस्टेंस की दूरी पे इस पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड। तो ध्यान देना, ये जो पोजीशन है ना, इस वायर के लिए बाहर में लाई कर रहा है, लेकिन इस वायर के लिए अंदर में लाई कर रहा है। एम्पियर्स लॉ से हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर हॉलो सिलेंडर है, उसमें करंट जा रहा है ना, तो उसके अंदर के रीजन में मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता, सिर्फ बाहर एग्जिस्ट करता है। हॉलो सिलिंड्रिकल वायर के चलते उसके इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता, एम्पियर्स लॉ ये बोलता है। तो इस पोजीशन पे सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड इसके चलते हम लोग को ये वायर जो है वो लॉन्ग कंसीडर करना है। भले मैंने लेंथ दिया है l, लेकिन हम लोगों को ये लॉन्ग कंसीडर करना है, ठीक है। तो यहाँ से r डिस्टेंस की दूरी पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो लॉन्ग वायर है, इसमें करंट कितना है I, तो B बराबर होगा μ0 I/2 पाई स्मॉल i। तो इस एक्सप्रेशन से हमको पता चल रहा है कि हर पोजीशन पे जैसे जैसे r बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, मतलब मैग्नीट्यूड क्या करेगा, चेंज करेगा, मतलब फील्ड जो है वो नॉन यूनिफॉर्म, मतलब हमको यही फॉर्मूला पे बात करनी। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, यहाँ से r डिस्टेंस से छोटा सा डिस्टेंस मूव करेंगे, कितने लेंथ में, dr, ठीक। और इस dr थिकनेस का एक रिंग कट करें, ये और ठीक। हम क्या अज्यूम कर रहे हैं कि इस dr थिकनेस के रिंग के पूरे सरफेस पे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा, μ0 I/2 पाई। अब एक बात ध्यान देना, क्योंकि इसको हम लॉन्ग वायर कंसीडर कर रहे हैं, तो अगर हम इस dr थिकनेस का एक सिलेंडर बना दे, हॉलो सिलेंडर बना दे, थिन हॉलो सिलेंडर, तो इस सिलेंडर के पूरे वॉल्यूम पे, ये जो मैंने सिलेंडर बनाया एलिमेंटर, इस सिलेंडर के पूरे वॉल्यूम पे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा, क्योंकि हम इसको कैसा कंसीडर कर रहे हैं, इनफाइनाइट वायर। इनफाइनाइट वायर में जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड है ना, पैरेलल टू द वायर चेंज नहीं कर सकता, हमेशा परपेंडिकुलर टू द वायर चेंज करता है। तो पैरेलल टू द वायर चेंज नहीं कर रहा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन में तो कोई दिक्कत नहीं है, अंदर की तरफ होगा क्रॉस, समझ गए इस चीज को। तो हम क्या बोल रहे हैं, इस रीजन में ये जो मैंने एलिमेंटल सिलेंडर बनाया उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म, तो इतने एलिमेंटल वॉल्यूम में कितना एनर्जी स्टोर्ड होगा, ठीक है। तो इंटू डी,
ठीक है, तो इंटू डी वी कर दोगे तो डी यू बराबर बी स्क्वायर में जरा लिखो म्यू नॉट स्क्वायर आई स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू 1/2 म्यू नॉट इंटू डीवी। डीवी कितना होगा, तो हमको निकालना है वॉल्यूम ऑफ दिस एलिमेंटल सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ दिस एलिमेंटल सिलेंडर कैसे निकलेगा, ध्यान देना, इसका जो सरफेस एरिया है वो रिंग का है, एलिमेंटल रिंग है ना जो सरफेस एरिया है, तो वो होगा उसका एरिया होगा 2 पाई आर डी आर। और ये कितने लेंथ तक फैला होगा, तो ऊपर से नीचे तक एल लेंथ है, तो ये हो गया डीवी का वैल्यू। तो इंटू 2 पाई आर डी आर इंटू एल। ठीक है, देखो तो क्या क्या कटा, एक टू कट गया, एक पाई कट गया, एक आर कट गया, एक म्यू नॉट कट गया, डी यू बराबर आया म्यू नॉट, ठीक है, एल आई स्क्वायर अपॉन 4 पाई, ठीक है, और डी आर बाई इंटीग्रेट कर इंटीग्रेट। अब मैं ये बोल सकता हूं कि ऐसा ही सिलेंडर हम ए से बी तक लेंगे तो सब में एनर्जी जो स्टोर होगा उसको हम टोटल सम कर देंगे तो टोटल एनर्जी स्टोर मिल जाएगा। इंटीग्रेट कर दो, कहां से कहां तक, तो यहां से लेके यहां तक, तो ए से लेके बी, तो म्यू नॉट एल आई स्क्वायर बाई 4 पाई कॉमन हो जाएगा और डी आर बाई आर का होगा लॉन आर, तो लॉन बी बाई, ये हो गया एनर्जी स्टोर। ठीक है, ये हो गया एनर्जी स्टोर इन द बॉडी। अब अगर तुमसे कोई इसका सेल्फ इंडक्टेंस निकालने बोल दे, इस पूरे अरेंजमेंट का अगर तुमको कोई सेल्फ इंडक्टेंस निकालने बोल दे, तो सेल्फ इंडक्टेंस निकालने का दो तरीका, या तो टोटल फ्लक्स निकालो, ठीक है, और फ्लक्स निकाल के एल कर दो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने एनर्जी निकाल दिया है ना, एनर्जी तो पूरे सिस्टम का निकाल लिया ना, तो एनर्जी भी तो अगर तुम्हारा सेल्फ इंडक्टेंस इस पूरे सिस्टम का एल होगा और इसमें करंट अगर आई होगा तो हाफ एल आई स्क्वायर होगा, तो लिख दो इसको इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर। आई स्क्वायर कट जाएगा, 2 और 4 में से कुछ कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा एक्सप्रेशन वही क्या होगा, तुम्हारा इंडक्टेंस होगा, एल का वैल्यू। चलो लास्ट क्लास में हम लोग सर्किट देख लेते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। मान लो एक सर्किट है, एलआर सर्किट, ये इंडक्टर है, ये रजिस्टर है, ये एक सोर्स है जिसका ईएमएफ है ई और टी, ये एक स्विच है। टी इक्वल टू 0 पे स्विच को मैंने क्लोज किया। हमको बताना है करंट एंड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच एलिमेंट एट टी इक्वल टू 0, टी इक्वल टू इंफिनिटी एंड टी इक्वल टू टी। तो टी इक्वल टू 0 पे बात करते हैं। टी इक्वल टू 0 पे याद रखना, एकदम ध्यान से समझना, इंडक्टर जो होता है ना वो एक स्प्रिंग के जैसा होता है। स्प्रिंग मतलब स्प्रिंग कोई भी काम ऑल ऑफ अ सडन नहीं करता, ठीक है, इंस्टेंटेनियस तुमको मतलब वो रिएक्शन नहीं देगा। स्प्रिंग में अगर हम फोर्स लगाएंगे ना वो इमीडिएटली रेजिस्टेंस नहीं ऑफर करेगा। स्प्रिंग में धीरे 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 इलोंगेशन या कॉम्प्रेशन होगा डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और धीरे धीरे वो जो रिस्टोरिंग फोर्स है या काउंटरिंग फोर्स है वो बढ़ेगा और इवेंचुअली वो इक्विलिब्रियम अटेन करेगा, ठीक है, या इनफैक्ट एसएचएम भी जो करेगा। तो स्प्रिंग भी जो है वो इंस्टेंटेनियसली किसी चीजों को काम नहीं करता, ठीक है। स्प्रिंग से अगर हम कंप्रेस करके किसी ब्लॉक को रिलीज करेंगे तो इमीडिएटली उस ब्लॉक को वो फोर्स लगा के वेलोसिटी नहीं देगा, धीरे 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 उस ब्लॉक को ना वेलोसिटी गेन करेगा। उसी तरह ये इंडक्टर भी होता है स्प्रिंग के जैसा, ठीक है, इसलिए शेप भी देखो स्प्रिंग के लिए जैसा हम लोग बनाते हैं। इंडक्टर इमीडिएटली कोई भी चेंजेस अपने में नहीं, ठीक है। अगर हम स्विच दिए, स्विच के चलते सर्किट में करंट होना है तो करंट विल इंक्रीज ग्रेजुअली, इंस्टेंटेनियसली इस पूरे सर्किट में करंट नहीं हो। तो याद रखिएगा ये ग्रोथ सर्किट है, मतलब इसमें करंट जो है राइज करेगा, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग स्विच ऑन करेंगे ना, तुम्हारा जो टर्मिनल है इंडक्टर का दैट विल बिहेव एज ए, ध्यान देना, दैट विल बिहेव एज ए ओपन सर्किट, है ना। इसका मतलब
करंट जो होगा सर्किट में आई जो होगा वो जीरो, ठीक, आई जो होगा वो जीरो होगा। अब बात करते हैं, हमको करंट तो जीरो हो गया, अब हमको बताना है वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच एलिमेंट, हमको निकालना है वी आर, ठीक है, हमको निकालना है, और वी एल, ठीक। तो किरचॉफ लॉ को हमेशा वैलिड रखना, ठीक। इसमें जो ड्रॉप करेगा वो वी आर एल करेगा, इसमें जो ड्रॉप करेगा वो वी आर करेगा, और ये है वी एल। तो यहां से यहां जाएंगे किरचॉफ लॉ के हिसाब से, प्लस ई, यहां से यहां माइनस वी एल, यहां से यहां माइनस वी आर इक्वल टू जीरो। अब ध्यान देना, वी आर जो होता है वो होता है आई आर, और वी एल जो होता है वो होता है एल डी आई बाई, ठीक है। टी इज इक्वल टू जीरो पे आई जब है जीरो तो आई आर क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है, जिससे हमको एल डी आई बाई डी टी कितने के बराबर मिल जाएगा, मतलब कि टू कीप करंट इन द सिस्टम जीरो, इस इंडक्टर में है ना, ये टर्मिनल पॉजिटिव हो जाएगा, ये टर्मिनल नेगेटिव हो जाएगा, और ये खुद एक सोर्स के जैसा बिहेव करने लगेगा, ठीक है, जिसका ईएमएफ होता है एल डी आई बाई डी टी, और ये एल डी आई बाई डी टी ये इंश्योर करेगा कि टी इक्वल टू जीरो पे करंट ना हो, तो एल डी आई बाई डी टी जो है वो इस ईएमएफ के बराबर, ठीक है। तो ये आई हो गया, वी आर हो गया, वी एल हो गया। नेक्स्ट आओ टी इज इक्वल टू इंफिनिटी, टी इज इक्वल टू इंफिनिटी पे इवेंचुअली ऐसा नहीं है कि जो इंडक्टर है वो परमानेंटली ही चीजों को अपोज करके रखेगा, नहीं, इंडक्टर में ग्रेजुअली धीरे धीरे चीजों में चेंजेस आएगा, और इवेंचुअली एट टी इज इक्वल टू इंफिनिटी पे ये शॉर्ट सर्किट के जैसा बिहेव करेगा। तो अगर मैं इसको शॉर्ट सर्किट कर दूं तो इस सिस्टम में सिर्फ एक सोर्स और एक रेजिस्टेंस है, तो सर सिस्टम में करंट कितना आ जाएगा, ई बाई, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ठीक है ना, ये शॉर्ट सर्किट हो गया, इसके टर्मिनल को शॉर्ट सर्किट कर दिया, तो सिर्फ रेजिस्टेंस है, उसके अक्रॉस क्या लगा हुआ है, ई, तो ई बाई आर, वी आर कितना होगा, आई आर कितना हो जाएगा, ई। नेक्स्ट वी एल कितना होगा, एल डी आई बाई डी टी, और टी इज इक्वल टू इंफिनिटी पे आई बिकम्स कांस्टेंट, आई बिकम्स कांस्टेंट, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो। ऐसे भी किरचॉफ लॉ के हिसाब से, ठीक है ना, E माइनस ई, तो ये वी एल जीरो हो गया। नेक्स्ट टी इज इक्वल टू टी पे बात करते हैं, टी इज इक्वल टू टी, तो ध्यान से समझना, ग्राफ बनाते हैं, किसका, आई वर्सेस टी का ग्राफ बनाते हैं, किसका, वी आर वर्सेस टी का ग्राफ बनाते हैं, किसका, वी एल वर्सेस टी। तो देखो ये सारे फंक्शन एक्सपोनेंशियल होते हैं, पता है, देखो तो टी इक्वल टू जीरो पे आई क्या है, जीरो, और टी इक्वल टू इंफिनिटी पे ई बाई आर है, मतलब जीरो से ये बढ़ गए, ई बाई आर, ठीक। अब आओ वी आर की बात करते हैं, टी इक्वल टू जीरो पे ये जीरो है, टी इक्वल टू ये पे मैक्सिमम हो जाएगा, फिर इसका भी यही हो, ठीक है, ये कितना है, सॉरी ई, और इस केस में उल्टा हुआ, ई से जीरो हुआ, इसका ग्राफ ऐसे हो, तो ये दोनों ग्राफ जो है सिमिलर है, तो इसका हम लोग ऐसे, तो मैंने कैपेसिटर में ना ग्राफ लिखने का तरीका जो है वो बताया था, ठीक है, कि कैसे हम लोग ग्राफ एक्सपोनेंशियल को लिखते हैं Q2 माइनस Q1 करके, मैं आज उसको नहीं बताऊंगा, वो आपको उस चैप्टर में फिर से जाके देख के और फिर से अपने आप को एनालाइज करना है, और मेरे को मैसेज में बताना है कि आप वो समझे कि नहीं समझे, फिर मैं इसको अगले क्लास में डिस्कस करूंगा, आज तो मैं नहीं करूंगा, देखते हैं आपका सिंसियर। खैर इन दोनों को लिखने का तो बेसिक है, जब जीरो से शुरू करके मैक्सिमम जा रहे हो या मैक्सिमम से शुरू करके जीरो आ रहे हो ना, तो उसका एक्सप्रेशन सिंपल होगा, इसका लिखोगे, ध्यान देना, पीक वैल्यू कितना, ई बाई आर, ई बाई आर 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, ये भी क्या होगा, वी आर है, इसका पीक वैल्यू कितना है, ई 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, ठीक, और ये इसका पीक वैल्यू कितना है, ई, लेकिन ये जीरो जा रहा है, तो ये सीधे लिखोगे हम लोग इसको ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, ये हो गया वी एल, ये हो गया वी आर, और ये होगा आई, और इसी को हम लोग आई नॉट,
ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब टाउ क्या होगा, तो एकदम सिंपल एलआर सर्किट है, तो सिंपल एलआर सर्किट में टाउ जो है वो सीधे के सीधे तुम लिख दो एल बाई। अब क्वेश्चन तुमसे कुछ ऐसा पूछ सकता है, तुमको आर का वैल्यू दिया रहेगा, तुमको एल का वैल्यू दिया रहेगा, तुमको ई का वैल्यू दिया रहेगा डाटा के टर्म में, तुमसे पूछ सकता है कि कितने टाइम बाद ये हाफ होगा, कितने टाइम बाद ये 1/4 होगा, ऐसे करके कुछ इक्वेशंस आ सकते हैं। और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, तुमसे पूछ सकता है कितने देर में, है ना, इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर होगा वो ध्यान दीजिएगा मैक्सिमम वैल्यू का 1/4 हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे, तो इसमें एक्सप्रेशन लिखना है, इंडक्टर का एनर्जी कैसे वैरी कर रहा है, इंडक्टर का एनर्जी वैरी कर रहा होगा, याद रखना इंडक्टर का एनर्जी होता है U बराबर हाफ एल आई स्क्वायर। आई का एक्सप्रेशन तुमको दिया हुआ है, ठीक है, एनर्जी राइज करने का ये हम लोग लिख देंगे, ठीक है, इस एक्सप्रेशन में हमको एनर्जी मिल जाए, ठीक है। इवेंचुअली पीक वैल्यू ऑफ करंट क्या होगा, एनर्जी क्या होगा, हाफ एल आई नॉट। कई बार क्वेश्चन तुमसे पूछ देगा कि व्हाट इज द टोटल चार्ज पास टू द रेजिस्टेंस, तो टोटल चार्ज पास टू द रेजिस्टेंस को कैसे निकालेंगे, तो हम लोग आई बराबर क्या लिख देंगे, डी क्यू बाई डी टी, ठीक है, डी टी को उधर भेज दो, डी क्यू बराबर क्या होगा, आई डी टी, इंटीग्रेट कर देंगे, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके इंफिनिटी, ये तुमको टोटल चार्ज पास मिल जाएगा। ये सब काम हम आपके लिए तरफ छोड़ रहे हैं, ठीक है, मैं बस तरीका बता दे रहा हूँ कि क्या है इसमें पूछने का तरीका, ठीक है। अब क्वेश्चन आएगा कि मान लो हम आफ्टर अटेनिंग द स्टेडी स्टेट इस स्विच को हटा दें, स्विच को हटा देने में फर्क समझना, हम लास्ट डे में ऐसा क्वेश्चन कराए थे, ये इंडक्टर है, ये रजिस्टर है, ये सोर्स है, ये स्विच है, ये एक और पाथ था जिसमें मैंने एक और स्विच लगाया था। तो हमने बोला था ना कि इसमें जब स्विच ओपन कर रहे थे तो उसी दौरान इसमें हम स्विच क्या कर रहे थे, क्लोज कर रहे थे, ठीक। तो क्या हुआ, हमने फिर से बात इसमें ये करना है ना कि इंडक्टर विल ट्राई टू रिटेन इट्स इनिशियल पोजीशन, वो इमीडिएटली अपने जो इनिशियल कंडीशन को चेंज नहीं करता, ठीक। तो जब हम ये सिनेरियो था, इसमें स्विच को ओपन कर रहे थे और इसमें स्विच को क्लोज कर रहे थे, उस दौरान इससे करंट पास कर रहा था आई, ठीक। तो ये इंडक्टर चाहेगा ना कि उस दौरान इमीडिएटली इससे करंट आई नॉट 0 ना, कितना ड्राइव करें आई, लेकिन इस इंडक्टर से आई नॉट ड्राइव होने के लिए इसको एक क्लोज पाथ का जरूरत है, और वो क्लोज पाथ इसको कहाँ मिल रहा था, यहाँ इस तरह, ठीक है। तो इसमें इवेंचुअली धीरे 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 करंट डिक्रीज करेगा। तो इसमें भी क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि t इक्वल टू 0, t इक्वल टू इंफिनिटी पे क्या होगा, तो t इक्वल टू 0 पे i बराबर जो होगा वो i नॉट होगा, ठीक। vr बराबर जो होगा वो ir ही रहेगा, i नॉट r रहेगा, और vl जो रहेगा, याद रखिएगा vl जो होगा ना वो 0 नहीं होगा। इस बार e ध्यान देना, आईआर तुम्हारा इस रेजिस्टेंस से करंट पास कर रहा है तो वी आर आई नॉट आर होगा, है ना, और इवेंचुअली वीएल भी होगा। कैसे हम लोग पता करेंगे, तो सोर्स से तो तुम हट चुके हो, लेकिन फिर भी तुम्हारा एक क्लोज पाथ है, तो किरचॉफ लॉ लगा दो, इसमें ड्रॉप किया वीएल, इसमें ड्रॉप किया वीआर, लूप लॉ लगा दो, यहां से यहाँ 0, यहां से यहाँ माइनस वीएल, ठीक, और यहां से यहाँ प्लस वीआर इज इक्वल टू 0, ठीक है, सॉरी माइनस वी आर इज इक्वल टू 0, तो वी आर बराबर क्या होगा, माइनस वी एल। किरचॉफ लॉ, बैटरी सोर्स तो हट चुका है, जब हम डीके सर्किट देखेंगे ना तो सोर्स तो हट चुका है ना, तो बस करंट तो इस पाथ में फ्लो कर रहा है, तो सिर्फ एलिमेंट दो है, एक इंडक्टर और एक रेजिस्टर, ये एक्सप्रेशन, तो तुमको इससे मिलेगा कि VL जो होगा वो होगा माइनस आई नॉट आर, दैट इज नथिंग बट एल डी आई बाई डी टी, ठीक है, एल डी आई बाई डी आई, ठीक। अब बात कर रहा है टी इक्वल टू इंफिनिटी पे, टी इक्वल टू इंफिनिटी पे इस सर्किट में कोई सोर्स मौजूद नहीं है, इसका मतलब धीरे धीरे ये डीके करेगा और आई भी 0 होगा
वी आर भी जीरो होगा और वी एल भी जीरो हो जाएगा, सब इवेंचुअली जीरो हो जाएगा क्योंकि सोर्स मौजूद नहीं है। तो इवेंचुअली सारा का सारा एनर्जी इसमें डिसिपीट हो जाएगा और इस सर्किट में करंट जीरो। टी इक्वल टू टी, टी इक्वल टू टी में कुछ नहीं करना है, ग्राफ बनाओ, मैक्सिमम से सबका डिक्रीज करना है, ठीक है ना। तो आई बराबर होगा आई नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, ठीक। वी आर बराबर होगा आई नॉट आर ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, वी एल बराबर होगा माइनस आई नॉट आर ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। समझ गए इस चीज को? क्यों सारा का एक्सप्रेशन यही हुआ? क्योंकि सब ये वाला ग्राफ बनेगा, मैक्सिमम से जीरो होगा डी के समय, मैक्सिमम से। लेकिन हम इस केस में बात करें, हम अगर इसको कोई अल्टरनेटिव पाथ ना था, सिर्फ यही पाथ था और मैंने ये स्विच ओपन कर दिया, तो इस दौरान ये इंडक्टर से जो करंट है आई नॉट, उसके लिए कोई क्लोज पाथ तो नहीं है मूव करने के लिए। मतलब कि इस केस में इंडक्टर से करंट आई नॉट एब्रप्टली जीरो हो जाएगा। दोनों में फर्क समझना। यहां पे मैंने एक अल्टरनेटिंग पाथ दिया, सोर्स भले हटा दिया लेकिन करंट के लिए एक अल्टरनेटिव पाथ दिया, इसलिए इंडक्टर अपने नेचर को रिटेन करते हुए इससे करंट ड्राइव करता रहा जब धीरे धीरे चीजों को जीरो। इस केस में स्टेडी स्टेट पे था, करंट आई नॉट था, मैंने इसको हटाया, है ना, लेकिन कोई अल्टरनेटिव पाथ नहीं दिया, तो इसके चलते क्या होगा, इस इंडक्टर से करंट आई नॉट एब्रप्टली जीरो हो जाएगा, मतलब इमीडिएटली आई नॉट जो हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा, जिसके चलते इसके दोनों टर्मिनल के अक्रॉस जो ईएमएफ डेवलप होगा वो काफी बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा, जिसके चलते ना इसके स्विच के पास एक स्पार्क जनरेट, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, किसके चलते? इसके चलते। लेकिन इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में चार्ज का फ्लो नहीं हो सकता, है ना, तो फ्लो नहीं हो सकता तो एक स्पार्क दिखेगा, है ना। स्पार्क ये बता रहा है कि इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो बहुत हाई, वेरी वेरी, ठीक है ना। इवन हम लोग जानते हैं कि अगर दो इंड के बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस बहुत लार्ज हो जाता है ना, तो वो हो सकता है कि एयर जो है, इन दोनों के बीच में जो एयर है उसको भी मतलब कि कंडक्टर बना सकता है, ब्रेक डाउन बोलते हैं, मगर ऐसा कुछ यहाँ नहीं होता है। लेकिन तुमको अब्रप्टली इसको हटाने से यहाँ पे स्पार्क दिखता है, और जनरली यही चीज हम लोग मोटर व्हीकल्स में यूज करते हैं। मोटर व्हीकल्स में, है ना, हम लोग जब स्विच ऑन करते हैं या ओपन करते हैं ना, तो हमारा स्विच जो होता है वो कॉइल से कनेक्टेड होता है, ठीक। तो स्विच ओपन करने से जो कॉइल से करंट है ना वो अब्रप्टली जीरो हो जाता है, जिसके चलते वहां पे एक प्लग लगा रहता है जिसको हम लोग स्पार्क प्लग बोलते हैं। उसका मतलब उसमें इमीडिएटली करंट, उस कॉइल का मतलब हुआ इंडक्टर, ठीक है। तो मेरे स्विच ओपन करने से उस इंडक्टर से करंट अब्रप्टली जीरो हो जाता है, जिसके चलते जो प्लग रहता है वहां पे एक स्पार्क जनरेट होता है, और वो स्पार्क पेट्रोल को इग्नाइट कर देता है, जिसके चलते गाड़ी का इंजन स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए हम लोग हमेशा हम लोग ये टर्म यूज सुने होंगे, स्पार्क प्लग, है ना। स्पार्क प्लग में यही फेनोमेना यूज होता है, मतलब कि हम एक इंडक्टर से जा रहे करंट को अब्रप्टली जीरो कर देते हैं, जिसके चलते एक स्पार्क डेवलप होता है और वही पेट्रोल को इग्नाइट करता है, जिसके चलते गाड़ी का इंजन स्टार्ट होता है।